हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा अपने साथ दामिनी जी को लेकर अपने घर चली आती है क्योंकि वह उन्हें इस वक्त ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वहीं जब वह लोग घर पहुंचती हैं तो अमायरा उनके लिए अच्छा सा खाने को प्रिपेयर करती है। अब आगे अमायरा को दामिनी जी बहुत अच्छी लग रही थी। वह उन्हें बिल्कुल अपनी माँ वाली फीलिंग का एहसास दे रही थी और वही दामिनी जी को भी अमायरा बहुत ही प्यारी बच्ची लग रही थी। इस तरह ये दोनों हंसी खुशी बातें करते रात को डिनर कर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अमायरा को अभी बहुत सारा काम करना था, इसलिए वह अपना ये जन्म इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती थी। यही सोचते सचते कब रात को उसकी नींद लगती है, उसे पता भी नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह दामिनी जी जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगती हैं क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह यहाँ इस तरह अमायरा पर बोझ बनकर रहे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि यह बच्ची अकेले रहती है और उसे सारा काम करना पड़ता है। बाहर के काम भी वह करती है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा थक जाती होगी, तो क्यों ना कि वह घर के सारे काम को खुद ही कर ले। यही सब सोचकर वह जल्दी से उठकर साफ सफाई करके नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वहीं अमायरा सुबह जल्दी उठती है और फिर अपना वर्कआउट करने के लिए अपने घर के बने बालकनी में चली जाती है। उसने यहाँ पर यह बड़ी बालकनी इसलिए बनवाया था जिससे कि उसे यहाँ खुली हवा में अपना वर्कआउट करने में अच्छा महसूस हो सके। वह थोड़ी देर योगा करती है, फिर एक्सरसाइज वगैरह करके वह अपने रूम में आती है और फ्रेश होकर नीचे जाती है तो देखती है कि किचन से कुछ आवाजें आ रही है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद किचन में उसकी आंटी होगी। ये सोचकर वह जब जाती है तो देखती है कि आंटी ने तो पूरा नाश्ता तैयार कर लिया है। ये देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उनके पास जाकर कहती है कि आंटी आप क्या कर रही हैं? और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आती तो कर देती। वहीं अमायरा की आवाज सुनकर जब दामिनी जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह प्यारी सी बच्ची का चेहरा देखकर खुश हो जाती हैं। इस वक्त अमायरा में उन्हें अपनी बेटी नजर आ रही थी। वह प्यार से अमायरा के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, बच्चा इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी खाली बैठकर क्या करती, वैसे भी मैं खाली नहीं बैठना चाहती हूँ। मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अमायरा भी समझ सकती थी, किसी भी खुददार इंसान के लिए ऐसे किसी के ऊपर बोझ बनकर जीना पसंद नहीं होता है। फिर आंटी तो उसकी बहुत ही अच्छी हैं, वो ऐसे कैसे उनके ऊपर बोझ बनकर रह सकती थी। इस वजह से वह उन्हें कुछ भी करने को मना नहीं करती हैं और कहती है कि आंटी अभी आपका घर है, आप जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आप हमेशा खुश रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। उसकी इन प्यारी बातों को सुनकर दामिनी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पता नहीं कितने साल हो गए होंगे उन्हें। इस तरह दिल से मुस्कुराते हुए वह प्यार से अमायरा के सर पे हाथ फेराते हुए बोलती है, बच्चा तुम बहुत प्यारी हो, सच में वह माँ धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। उनकी बातों को सुनकर एक बार के लिए अमायरा का दिल दर्द से तड़प उठता है, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं है। क्या सच में उसकी माँ उसकी तरह होगी? क्या सच में वो अपनी माँ की तरह है? कैसी थी उसकी माँ? उसे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि अमायरा ने उनकी फोटो देख रखी थी, क्योंकि पिछले जन्म में मरते समय उसके दुश्मनों ने उसके माँ के बारे में उसे बताया था। इस वजह से उनके बचे सामान कहाँ रखे गए हैं, ये बात भी उन लोगों ने बोल दिया था और अमायरा ने उसी बात का फायदा इस जन्म में उठाया था। और उसने जैसे ही 2 महीने पहले जब वह यहाँ आई थी तभी उस रूम को ढूंढकर वहां से अपनी माँ के सामान को उठाकर अपनी दोस्त के पास रख दिया था, जिसे अभी उसने कल ही अपने विला में मंगवाया है। उसे तुरंत याद आता है कि उसकी माँ बिल्कुल देखने में उसकी तरह थी,
पर थोड़ा थोड़ा वह शायद अपने पिता को पड़ गई है, लेकिन कहीं भी देखने से वह अपने इस पिता की तरह तो नहीं लगती है। तो क्या यह इसके पिता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यह उसके पिता नहीं होते तो उसे कभी भी ऐसे उसके व्यवहार करने पर नहीं छोड़ते। वो तो उसकी जान ही निकाल लेते। तो फिर हकीकत क्या हो सकती है? फिलहाल मायरा अभी इस वक्त इन सब बातों को जाने देती है। वो प्यार से दामिनी जी के पीछे से गले लगते हुए बोलती है, आंटी आपने मेरे लिए क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उन्हें उसके ऐसे छूने से दामिनी जी को अपनेपन का एहसास होता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है जैसे उनकी बेटी ने उन्हें गले लगा लिया हो। ये सोचते ही उनकी आंखें नम होने लगती है। यह एहसास बहुत ही प्यारा था। माँ मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बच्चा मुझे नहीं पसंद था कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने अपने ही मन से बना लिया है। लेकिन तुम मुझे बता देना, अब से मैं तुम्हारे ही पसंद का बनाऊंगी। तुम सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां नहीं गई। लेकिन फिलहाल अब जब तुम आ ही गई हो तो तुम अभी ही मुझे अपने सारे पसंद की चीजें बता दो। मैं जब भी फ्री रहा करूंगी तुम्हारे लिए वह सब चीजें बनाया करूंगी। मुझे खाना बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, जिस वजह से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे डिश बनाने आते हैं। उसकी बातों को सुनकर मायरा की आंखों में चमक आ जाती है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस वक्त वह बिल्कुल किसी मासूम सी नन्ही सी बच्ची की तरह लग रही थी। वह कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वही डेविल मायरा है। वही उसकी आंखों की चमक देखकर दामिनी जी को भी बहुत अच्छा लगता है। वह सारे काम करेगी जिससे उनकी बच्ची हमेशा खुश रह सके। उनकी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि उनकी वजह से कभी भी मायरा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आखिर में कौन ही इतनी प्यारी बच्ची को तकलीफ पहुंचाना चाहेगा? ये सोचते हुए उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था आज कितने सालों बाद उन्हें सुकून का पल मिला है। वही मायरा भी आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज सच में वह पहली बार इसी को दिल से इतना ज्यादा पसंद कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उनकी यह आंटी उससे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। उनके प्रेम में कोई छल या कोई दिखावा नहीं है। वह भूल नहीं सकती थी कि यह वही औरत है जिसने पिछले जन्म में उस अनजान लड़की के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दिया था। भला वह उनका एहसान कैसे उतार सकती है? उनका किया गया एहसान बहुत बड़ा था, पर इस जन्म में उन्हें ये सब नहीं पता है। पर उसे तो पता है। वह उनका पूरा ध्यान वह रखेगी। वही मायरा बोलती है कि आंटी आप जल्दी से नाश्ता लगाएं, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रहा है। इस वक्त मायरा फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसने सोचा था कि आज वह कॉलेज से आने के बाद अपने बाकी के काम करेगी। फिलहाल अभी तो उसे कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ असाइनमेंट थे जो उसने मनाने के लिए नहीं लिया था। पिछले कुछ दिनों में वह अपने काम में व्यस्त थी और वह उसे डिले नहीं कर सकती है। हालांकि यह सब काम उसके लिए बस चुटकियों का था, क्योंकि वह पिछले जन्म में काफी ज्यादा सक्सेस थी और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। इसलिए ये सब तो उसे सिर्फ बच्चों का खेल लगता था, लेकिन फिर भी उसे सबको दिखाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके ऊपर किसी को भी शक हो सकता था। और फिलहाल उसे ये लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। वो ऐसे कैसे सब कुछ इग्नोर कर सकती है? वो जल्दी ही तैयार होने के लिए रूम में जाती है। फिलहाल वह पहले ही फ्रेश हो चुकी थी। सब कुछ कंप्लीट था, बस उसे अपना ड्रेस चेंज करना था। वह तुरंत ही ड्रेस चेंज करके अपना बैग लेकर आ जाती है और फिर वह डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी बोलना शुरू करती है। आंटी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है।
इस तरह बच्चा छोटे बच्चे की तरह आवाज लगाने से दामिनी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त वह खतरनाक अमायरा नहीं लग रही थी, जिसे दामिनी जी ने उन गुंडों से लड़ते वक्त देखा था। इस वक्त वह बिल्कुल किसी 5 साल की तरह मासूम छोटी सी बच्ची लग रही थी जो अपनी माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रही हो। वह जल्दी से सारे डिशों को लेकर टेबल पर लगाना शुरू कर देती हैं। फिर अमायरा की प्लेट निकालती हैं और उसके आगे कर देती है। वही अमायरा देखती है कि उन्होंने तो अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, तो वह उनकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, आंटी आप नहीं खाएंगी क्या? आप क्यों नहीं ले रही हैं? तो वह बोलती है कि बेटा तुम खा लो, तुम्हें दवाई हो रही है। तो अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं आंटी पहले आप भी बैठिए, मुझे आपके साथ ही खाना है, अकेले खाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उनकी बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि सच में इनके माँ पिता बहुत ही ज्यादा धन्य है, जिन्होंने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। एक ही दिन में उन्होंने किस तरह से मुझे अपना लिया। कोई भी अपनी संतान भी इस तरह से एक दिन में किसी को नहीं अपना सकता है। अगर वह आज इस तरह से अपने खुद के औलादों के घर भी जाती तो भी वह उन्हें इतनी जल्दी अपना नहीं सकते थे। लेकिन वही यह अनजान सी बच्ची उनकी इतनी ज्यादा फिक्र करती है, ये सब सोचते हुए उनका दिल भर जाता है। उनके दिल में आज बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। इतने सालों से वह जिसकी कैद में थी, उन लोगों ने उसे इस तरह टॉर्चर किया था और ऐसी उनकी जिंदगी हो गई थी कि उन्होंने तो कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि वह कभी अपनी उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकल पाएंगी। लेकिन आज इस नन्ही सी बच्ची की वजह से आज उनकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। वह भगवान को मन ही मन हजारों बार धन्यवाद अदा करती हैं और कहती हैं कि अगर आज उन्होंने इस नन्ही सी बच्ची को उनकी जिंदगी में ना लाया होता तो उनका क्या होता। डिसाइड करती हैं कि वह हमारा का बिल्कुल अपनी संतान की तरह ध्यान देंगी, उन्हें अपनी बच्चे की तरह प्यार करेगी। यही सब सोचते हुए वह अपना नाश्ता कर रही थी। वहीं अमायरा दूसरी ओर सोच रही थी कि उसे आज क्या क्या करना है। वह सारे प्लान अपने मन में बना रही थी। तभी वह देखती है कि उसकी आंटी प्यार से उसे देख रही हैं। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं देख रही हूँ कि मेरी बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी है, भगवान किसी की नजर न लगे उसे। इतना बोलकर वह अमायरा के आंखों से ही थोड़ा सा काजल निकालकर उसके कान के पीछे टीका लगा देती हैं। क्योंकि ऐसा वह इसलिए करती हैं क्योंकि अमायरा ने जिस रूम में उन्हें रहने के लिए दिया था वह एक गेस्ट रूम था और यहाँ भी अमायरा ने उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। वही अमायरा ने सोच लिया था कि आज वह पहले अपनी आंटी के लिए शॉपिंग करेगी, जिससे उनके लिए ही उनकी जरूरत के सारे सामान ला सके। उन्हें भी बहुत से सामानों की जरूरत है। उनके कपड़ों से लेकर उनके मेकअप तक का सारा सामान लाने का आज उसने सोचा था। वहीं इन सब बातों से अनजान जहां दामिनी जी के पास तैयार होने के लिए भी कुछ नहीं था। वह अमायरा से कुछ नहीं बोलती। उनके लिए तो बस इतना ही था कि वह इस वक्त खुशी से अपनी जिंदगी जी रही हैं। अमायरा उनसे बोलती है कि आंटी आप मेरे रूम में जाकर नहा लीजिएगा और आज के लिए, सिर्फ आज के लिए बस मेरा कपड़ा पहन लीजिएगा, बाकी मैं शाम को आपके लिए सारी व्यवस्था कर दूंगी। यूं ही उसकी बातों को सुनकर वह जल्दी से बोलती है, अरे नहीं बेटा, तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगी, तुम मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना हो। वो नहीं चाहती थी कि अब ये छोटी सी बच्ची किसी भी तरीके से उनके पैसों से मदद करे। पता नहीं इस बच्ची के पास कितना पैसा है और वह किस तरीके से अपना खर्च चलाती है, पर उन्हें क्या पता था कि अमायरा के पास तो पैसों की खान है, बस उसे उन पैसों को कम निकालना है।
इतना ही सोचना पड़ता था क्योंकि उसका दिमाग ही वह खजाना है जिससे वह पैसों को आराम से पैदा कर सकती है। वह मायरा बोलती है कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। मुझे पता है कि आप सोच रही होंगी कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस आप मुझे एक लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीजें किस ब्रांड की चाहिए। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं दुष्टा, मुझे कोई ब्रांड नहीं चाहिए। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब वो भी हर चीज ब्रांड की ही यूज करती थी। वो एक अमीर घर की संपन्न लड़की थी। उन्होंने तो कभी दुख का दौर देखा ही नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने शादी की उनकी जिंदगी नर्क से ही बदतर हो गई। दर्द तकलीफ क्या होती है, सब कुछ उन्होंने अपनी इसी जिंदगी में देख लिया था। नर्क कैसा होता है तो भी उन्होंने अच्छे से महसूस कर लिया था। इसलिए अब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अमायरा उनकी वजह से किसी भी तरह की तकलीफ उठाए। वो तुरंत अमायरा को मना करने लगती थी, पर अमायरा इतनी जल्दी मान जाए तो अमायरा कैसी की। वो तुरंत ही उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, आप बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपने मैसेज नहीं किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और फिर कहीं नहीं बोलूंगी। अमायरा को पता था कि उसे किस तरह से अपनी करना चाहिए। वही दिल से ही दामिनी जी सुनती हैं कि वह मुझसे नाराज हो जाएंगी तो उनका दिल से कट जाता है। वो तुरंत बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा ना करना बच्चा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। एक पल के लिए उनका दिल डर से भर जाता है। अगर अमायरा ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया तो वह अब जी नहीं पाएंगी। वह किसके लिए जिएंगी, किसके भरोसे जिंदा रहेंगी। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती हैं। उसे बस सामान की लिस्ट ही चाहिए ना। वह बहुत सारे सामानों के लिस्ट बनाकर दे देंगी, लेकिन अमायरा से बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगी। वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। अमायरा जब देखती है कि उसकी आंटी पैनिक कर रही है तो समझाते हुए बोलती है, अरे आंटी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप इस तरह से घबराए मत। मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी, प्लीज आप शांत हो जाए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी और ना ही आपको कभी जाने दूंगी। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर दामिनी जी के दिल को सुकून मिलता है और वह उसे अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है कि बच्चा, तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। तो अमराग्रह विश्वास दिलाते हुए बोलती है कि नहीं आंटी, मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। आप चाहे भी तो भी नहीं छोड़कर जाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर दामिनी जी के दिल को सुकून मिलता है और उनकी सांसें नॉर्मल होती है। एक पल के लिए तो लगा था कि अगर अमायरा उन्हें छोड़ देंगी तो उनकी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी। वो तो उस जिंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। कौन ऐसी नर्क भरी जिंदगी को जीना चाहेगा। वही अमारा भी समझ चुकी थी कि दामिनी जी किस वजह से इतना ज्यादा डर रही हैं। वह अपने आप को ही मन डांटती है। वह कितनी बड़ी बेवकूफ है। वह अभी अभी इतनी बुरी परिस्थिति से निकल कर आई है। वह कैसे ऐसा बोल सकती है। वह मन ही मन सोचती है कि आगे से वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचे। वह उन्हें आराम से रहने को कहकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि अब वह ज्यादा देर दामिनी जी के सामने नहीं रहना चाहती थी, जिसे देखकर दामिनी भी कहीं भावुक ना हो जाए। इसलिए उसे अब यहाँ से तुरंत ही निकलना सही लगता है। वह वहां से निकलकर पार्किंग में अपने गाड़ी की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं कुछ सोचकर वह गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ जाती है। वह इस वक्त अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकती थी। वह इस तरह किसी की नजरों में अभी नहीं आना चाहती थी। जब तक वह अपने काम को पूरा नहीं कर लेगी तब तक वह किसी के सामने अपनी हकीकत नहीं आने दे सकती थी। इस वजह से उसने अपना ये प्लान ड्रॉप कर दिया।
उसका कॉलेज काफी दूर नहीं था, इस वजह से वह कैब बुक कर लेती है, लेकिन वह थोड़ा दूर के लिए ही फंसी थी क्योंकि आगे उसे कुछ दुकानों में जाना था। उसे एक नया फोन खरीदना था क्योंकि जब अब वह अपने काम को आगे बढ़ा रही है तो उसके पास एक दूसरा फोन होना चाहिए और एक दूसरी सिम, जिससे यह उसका पर्सनल नंबर हो जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास हो जो सिर्फ उसके खास हाल हो। वह अपने इस नंबर को किसी और को नहीं दे सकती थी। उसे अब इसकी जरूरत थी, इसलिए वह तुरंत ही दुकान की ओर बैठ जाती है। बस कुछ ही मिनट हुआ होगा कि उसके सामने कैब आ जाती है। वह कैब वाले को उस साइड जाने को बोल देती है और फिर वह निकल जाती है। 15 मिनट बाद वह एक बहुत बड़े दुकान के सामने खड़ी थी। वह तुरंत ही दुकान के अंदर जाती है और फिर वह अपने लिए एक अच्छा सा फोन देखने लगती है। वहीं उस छोटी बच्ची को इस तरह महंगे सेशन की ओर फोन चॉइस करता देखकर वहां खड़ी सजगर्न आपस में बातें करने लगती है। क्या ये लड़की इतना महंगा फोन बाय कर पाएगी या फिर यह सिर्फ टाइम पास करने आई है? ये स्टूडेंट लोग तो और परेशान कर देते हैं। इस वक्त मायरा ने अपना बैग अपने साथ लिया हुआ था, जिस वजह से साफ पता चल रहा था कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो लोग आपस में बात कर रही थी। वहीं उनके पास खड़ी एक लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते हैं, हो सकता है वह इसे खरीद सकती हो। किसी को इस तरह देखकर जज नहीं किया जाता है। उसकी बातों को सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं और बोलती हैं, ये लो राजा हरिश्चंद्र की औलाद आ गई। अब इन मैडम से पूछो कि कौन सही है और कौन गलत है। वैसे भी दुनिया हमने भी देखी है और हमें भी लोगों की परख करनी आती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह बच्ची कुछ भी नहीं खरीदने वाली है, बस ये यहाँ टाइम पास करने आई है। वहीं उसकी बातों को सुनकर उस सर्ल्स गर्ल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सर्ल्स गर्ल बोलती है कि तुम लोग सबको अपने जैसा समझती हो, जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारे जैसे हो। वहीं अमायरा के कान बहुत तेज थे। वह भले ही दूर खड़ी थी पर वह उनकी बातों को सुन सकती है। वहीं वह लोग उस पर बिगड़ते हुए बोलते हैं कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, सब तुम्हारी तरह भी नहीं होते हैं। ये दुनिया बहुत ही तेज और चालाक है। लोग यहाँ कब किसे कैसे ठग ले पता भी नहीं चलता है और हम बेचारे बेवकूफ से खड़े रह जाते हैं। अगर तुम्हारे जैसे हम भी हरिश्चंद्र की औलाद बन जाएंगे तो हमारा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम अपने इस सत्यवादिता से क्या हासिल करती हो? हर रोज एक नई नई परेशानी ही तुम्हारे सर पर पड़ी रहती है। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब तुम परेशानियों से घिरी ना हो। कोई भी आता है और तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला जाता है। तुम एक निहायत ही बेवकूफ किस्म की लड़की हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लड़की जिसका नाम कनक था, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह बेवकूफ नहीं है, वह तो बस लोगों को अच्छे से ट्रीट करती है। वह सबको अपना मानती है। उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। सब एक ही भगवान की बनाई हुई संतान है। फिर इतना फर्क क्यों है? कनक देखने में बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी थी। गोरा सा रंग और पतला फिगर कोई भी देखे तो एक बार देखता ही रह जाए। वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। छोटी सी नाक और बड़ी बड़ी आंखें गुलाब की पंखुड़ियों से हंट। वाकई में वह बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी। वह बहुत ही ज्यादा सीधी थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वह एक अमीर फैमिली की बेटी थी, पर अचानक से उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके परिवार वाले उसकी सारी जायदाद हड़प लेते हैं। वह इस दुनिया में सबके द्वारा ठगी जाती थी, फिर भी वह कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती थी। वह अपनी इस छोटी सी जिंदगी में किसी तरह से अपने गमों को भुलाकर अब आगे बढ़ने लगी थी। उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वह दूसरों को दे देती थी पर कभी किसी के आगे वह हाथ नहीं फैलाती थी।
वही वो दोनों लड़कियां कनक पर हंसने लगी थी और कहती हैं कि तुझ जैसी पागल लड़की का इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। तुझे तो दुनियादारी भी नहीं आती है। पता नहीं किस राजा साहब की बेटी है। ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया की हो ही ना। उसकी बातों को सुनकर उसे याद आता है कि कैसे उसके मम्मी पापा उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखते थे। हमेशा वह बाहरी दुनिया से उसे दूर रखते थे। लोगों की गंदी नजरें उनकी प्यारी परी पर ना पड़े इसलिए वह उसे बहुत ही संभाल कर रखते थे। उसके बोलने से पहले ही हर चीज हाजिर हो जाती थी। आज उसकी जिंदगी ऐसी हो गई है कि उसे एक वक्त के खाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। जहां भी वह जॉब करने के लिए जाती है, कुछ ही दिनों में लोग उसे परेशान करके वहां से निकलवा देते थे। वह भले ही किसी के आगे कितना भी गिड़गिड़ा ले पर उसकी बातों पर कोई नहीं यकीन करता था। सब यही सोचते थे कि मासूम सी भोली सी इस चेहरे के पीछे मक्कारी छुपी हुई है। पर कोई नहीं जानता था कि वह वाकई में सच बोल रही है। वह वाकई में उतनी ही मासूम है जितना कि वह बाहर से दिखाई पड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही दूसरों को भी समझ लेते हैं। वही हाल उसके साथ भी हो रहा था। वही अमायरा ध्यान से उन लोगों की बात सुन रही थी। तभी कनक बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो कहना है कह लो, क्योंकि मुझे तो सुनने की आदत हो गई है। लेकिन इस तरह किसी भी आए ग्राहक का अपमान ना करो। ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। वही उसकी बातों को सुनकर वह लोग जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि ग्राहक भगवान नहीं होते हैं, वह हमारे सर का दर्द होते हैं। उन्हें कुछ लेना तो होता नहीं है, बस आकर हमारा सर दर्द करते हैं और फिर चले जाते हैं। उसकी बातों को सुनकर कनक को अच्छा नहीं लगता है। वह कैसे ऐसे किसी की इंसल्ट कर सकती थी। वह अब इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वह सोचती है कि वह खुद ही जाकर उस लड़की को अटेंड कर ले। वैसे भी वह प्यारी सी लड़की कनक को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए वह खुद ही आगे बढ़कर अमायरा के पास चली जाती है। वही अमायरा जैसे ही उसे अपने पास आता देखती है तो वह ऐसे प्रेटेंड करती है कि जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। तब कनक उसके पास पहुंचती है और बोलती है, मिस आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? उसकी बहुत ही मीठी सी आवाज को सुनकर अमायरा का दिल खुश हो जाता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो अब वह लड़की उसके पास आ गई थी। वाकई में वह लड़की बहुत ही प्यारी थी। अमायरा उसकी आंखों में झलकती सच्चाई को साफ साफ महसूस कर सकती थी, क्योंकि अमायरा को आंखें पढ़ने अच्छे से आता था। वही अमायरा उसे बोलती है कि हाँ, तुम मेरी हेल्प कर दो। मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए जिसके फंक्शन काफी ज्यादा स्पेशल हो। वही वह सुनती है कि उसे एक अच्छा सा फोन चाहिए तो वह थोड़ा सा संकोच करते हुए बोलती है, मैडम अगर आप उसकी रेंज मुझे बता देंगी तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अमायरा समझ जाती है कि ऐसे बिना रेट किए वह किस तरह का फोन उसके लिए ढूंढे जो बहुत अच्छा भी हो और कम कीमत का भी हो। शायद ये लड़की यही सब सोच रही है, तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि मिस कोई बात नहीं, आप चाहे जितनी रेंज कर ढूंढिए, मैं पैसे दे सकती हूँ, मैं पैसे देने में सक्षम हूँ। फिर भी कनक को समझ नहीं आता कि वह कितने पैसे देने में सक्षम है। तब अमायरा बोलती है कि अगर आप 2 लाख का भी फोन मेरे लिए ढूंढ देंगी तो भी मैं पैसे देने में सक्षम हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगती है। देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा था कि इस बच्ची के पास इतने पैसे होंगे, लेकिन तभी उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो समझ जाती है कि भले ही यह बच्ची देखने में सिंपल और सीधी है, लेकिन उसके पास से आ रहा एक मजबूत स्ट्रांग और उसे महसूस हो रहा था। वह जान जाती है कि जो कुछ दिख रहा है वह वैसा नहीं है जैसा उन्हें दिख रहा है। वह जरूर ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है।
लेकिन वह आम इंसानों की तरह जिंदगी जीती है। ये सोचते ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसके साथ उसका फोन लेने में हेल्प करने लगती है। वह उसे तरह तरह के कई ब्रांड के फोन दिखाती है, जिसमें से एक अमायरा को पसंद आ जाता है, तो वह उस फोन को ले लेती है। फोन काफी महंगा था, इसलिए उसे अच्छी टिप भी मिलने वाली थी। वही वह लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आज उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसकी मकान मालकिन उसे आज धक्के मारकर बाहर निकालने वाली थी। लेकिन अमायरा के इस फोन को लेने की वजह से शायद आज उसके पास किराए के पैसे आ जाएंगे और अब उसे बेघर नहीं होना पड़ेगा। उसके होठों पर इस समय सच में बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ये देखकर अमायरा को भी बहुत अच्छा लगता है। अमायरा उससे बोलती है कि तुम यहाँ कब से जॉब कर रही हो? तो वह बोलती है कि बस अभी 10-15 दिन पहले से। तब अमायरा उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ नहीं हो? तो वह बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ नई नहीं हूँ, पर मैं बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ 2-3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती हूँ। तो अमायरा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है? तो वह शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। वह क्या बताएं, हर जगह उसे उसकी बेवकूफी की वजह से निकाल दिया जाता है, या फिर उसके दरियादिली की वजह से। अगर वह कुछ भी कहेगी तो अमायरा को गलत ही लगेगा, इसलिए वह खामोश रहती है। फिलहाल अमायरा ने उन लड़कियों की सारी बातें सुन लिया था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि इसे क्यों निकाला जाता है। तब अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? वहीं उसकी बातों को सुनकर तनक को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, या छोटी लड़की क्या काम करती होगी और क्या वह उसे उतने पैसे दे पाएगी जितने पैसों की उसे जरूरत है। यहाँ उसे 15 रुपए 1000 पर मंथ मिलता है, और क्या ये लड़की उसे 15 रुपए 1000 दे पाएगी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वैसे भी उसे अच्छे से पता था कि यह जॉब भी उसके पास ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग भी उसे बहुत ज्यादा बुरी करते हैं। वहीं उसे इस तरह से शांत देखकर अमायरा को लगता है शायद वह यही सोच रही है कि मैं उसे पैसे नहीं दे पाऊंगी। तब वह बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें पर्याप्त पैसे दूंगी, तुम्हारी पेमेंट यहाँ से ज्यादा होगी। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आता, लेकिन वह बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ से कम भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी, और जब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि वैसे तुम्हें कितनी पेमेंट चाहिए? यहाँ तुम्हें कितनी पेमेंट मिलती है? उसकी बातों को सुनकर वह उसे बताती है कि उसे यहाँ पर मंथ 15 रुपए 1000 मिलता है। वहीं अमायरा ये सुनती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद इन लोगों को इतना कम पेमेंट मिलता है। अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पर मंथ 50 रुपए 1000 दूंगी, तुम मेरे पास काम करो। वहीं उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता। कनक को लगता है कि शायद उसने गलत सुना। वह बोलती है कि आपने क्या कहा? शायद मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। अमायरा को पता था कि अचानक से उसे इतनी ज्यादा पैसे बताने की वजह से वह शायद भरोसा नहीं कर रही है। तो अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने जो सुना वही मैंने कहा, मैं तुम्हें 50 रुपए 1000 दूंगी, महीने का तुम मेरे लिए काम करो। ये सुनकर कनक को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। क्या ये लड़की सच में उसे 50 रुपए 1000 दे सकती है? वह क्या काम करती है? उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर उसे 50 रुपए 1000 मिलेगा तो वह अपनी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू कर सकती है और आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकती है। तभी वह खुश होते हुए बोलती है, क्या सच में आप मुझे इतनी पेमेंट दे सकती हैं? अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इतनी पेमेंट दे सकती हूँ।
बस उसके बदले में तुम्हें पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ लॉयल रहना पड़ेगा। वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ लॉयल रहूंगी। पर आप काम क्या करती हैं? तो अमायरा बोलती है कि अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर जल्दी ही मैं अपनी कंपनी खोलने वाली हूँ। उसकी बातों को सुनकर जहां कनक के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी, वहीं एक पल के लिए उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है। मतलब ये हवा में फेंक रही है, यानी अभी इसने कंपनी भी नहीं खोली है और यह मुझे 50,000 देने की बातें कर रही हैं। कितनी सच होगी इनकी बातें। यही सब अब कनक के मन में चलने लगता है। उसे अपनी ही बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वह कैसे किसी के कहने पर खुश हो सकती है? वह कितनी ज्यादा बेवकूफ है। भला इस महंगाई की दुनिया में और इतने ज्यादा कंपटीशन में कौन कंपनी किसी को ऐसे शुरुआती में ही 50,000 की सैलरी दे सकता है? कौन कंपनी होगा जो अपने वर्करों को इतना ज्यादा पेमेंट देता होगा? यहाँ तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी काम करने वाले लोगों को 50,000 नहीं मिलता है। यहाँ तो इस शॉप के सीनियर लोगों को भी इतने पेमेंट नहीं मिलते हैं। उनकी पेमेंट अभी 30,000 ही है और यह नन्ही बच्ची मुझे 50,000 देने की बात कर रही थी। यही सुनकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसे क्या पता अमायरा जो बोल रही थी वह सच बोल रही थी। अमायरा उसकी आंखों में कंफ्यूजन देखकर समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है। तो अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे पता है इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो कि मैंने अभी कंपनी खोली नहीं और तुम्हें इतनी बड़ी पेमेंट देने की बातें कर दी। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वह सच बोल रही हूँ। आज से 15 दिन बाद मेरी कंपनी पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस कुछ काम बाकी है जिसे पूरा करने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा और फिर मैं अपनी कंपनी ओपन कर लूंगी। तब मुझे वर्कर की जरूरत पड़ेगी, वो भी ऐसे वर्करों की जो मेरे लिए लॉयल हो, जो ईमानदार हो। बस आप लोग मुझे अपना 100% दीजिए, उसके बदले में मैं आपको अच्छी पेमेंट दूंगी। आपको पेमेंट की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस बदले में मुझे अच्छा काम चाहिए। उसकी बातों को सुनकर कनक को पता नहीं क्यों उसके ऊपर विश्वास करने का दिल कर रहा था। वैसे भी इन धोखेबाजों की दुनिया में आज पहली बार उसका दिल किसी पर विश्वास करने को कहा था, वरना उसका दिल हमेशा ही लोगों से सतर्कता बनाए रखने को ही कहता था। पर आज इस लड़की पर उसे आंख बंद करके विश्वास करने का दिल कर रहा था। आगे चाहे जो भी हो, पर वह इस लड़की पर विश्वास करेगी। यही सोचकर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, आप अपनी कंपनी जब शुरू करना तो मुझे बताना, मैं आपके साथ काम करके खुशी रहूंगी। भले ही आप मुझे कोई भी पेमेंट दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे पास खाने और जीने के लिए पैसे होने चाहिए, उसके अलावा मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में उसे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उसके लिए हमेशा लायक हो सके। अमायरा अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर उसके हाथों में दे देती है और कहती है कि यह मेरा कार्ड है, तुम इसे रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम इस नंबर पर कॉल कर लेना। और हाँ, तुम अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दे दो, जब वक्त आ जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगी। उसकी बातों को सुनकर वह भी अपना नंबर अमायरा को दे देती है। अमायरा तुरंत ही अब पेमेंट करने के लिए बिलिंग काउंटर पर जाती है। वहां वह लड़की अमायरा को देखकर अपना मुंह बना रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमायरा ने कुछ लिया है या क्या लिया है, कितने महंगा लिया है। फिर वह जाकर बिल काटने को कहती है। जैसे ही वह लड़कियां उसके हाथ में वह महंगा फोन देखती है तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या सच में इस लड़की ने इतना महंगा फोन लिया है?
अब उन्हें अफसोस होने लगता है कि क्यों नहीं वह लोग इसे अटेंड करने के लिए गई। अगर वह लोग गई होती तो आज उन्हें कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। वह गुस्से से कनक की ओर देखने लगती हैं। अब बेचारी कनक का इसमें क्या गलती था? वह तो इन्हीं लोगों ने उसे छोड़ा था, जिस वजह से वह गई थी, वरना वह कहाँ किसी को लेने जाती। वह तो इन लोगों से बहुत छोटी थी और अभी ही काम पर आई थी। अभी तो वह काम को सीख ही रही थी और जब ये लोग ऐसे ही किसी ग्राहक को छोड़ देते थे तब वह बेचारी जाकर उन्हें अटेंड करती थी और उसे भी कभी कुछ हाथ नहीं लगता था। आज तो उसका लक था जो उसके हाथ बहुत कुछ लग गया था। ये बात अभी इन लड़कियों को पता नहीं थी, वरना वह मारे जलन के बेचारी कनक का क्या हाल करती या तो कनक को भी नहीं पता था। वही अमायरा अपना बिल पे करती है और एक नज़र उन दोनों लड़कियों पर डालती है। इस समय उसकी नज़रें बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसे देखकर एक पल के लिए वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और तुरंत ही अमायरा के ऊपर से अपनी नज़रें घेर लेती हैं, क्योंकि अमायरा महसूस कर रही थी कि कब का ये लोग उसे घूर घूर कर देख रही हैं। वो ऐसी घटिया लड़कियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। अगर आज उन लोगों ने उसे परेशान किया होता तो वह उन्हें जरूर एक अच्छा सबक सिखाकर यहाँ से जाती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए अमायरा भी शांति से यहाँ से जाना ही ठीक समझती है। वो उन्हें एक डेंजरस लुक देकर वहाँ से चली जाती है। वही उसके ऐसे डरावने चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो वह लड़कियां सहम जाती हैं, और फिर अब दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह कनक से भी कुछ बोल सके। वही कनक अब तुरंत ही वहां से निकल लेती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह लड़कियां अब उसे परेशान करेगी। अमारा वहां से निकलकर अब बिल्कुल भी कोई गाड़ी लेने वाली नहीं थी। उसका कॉलेज कुछ ही दूरी पर था, इसलिए वह पैदल ही जाना चाहती थी। इस वजह से वह पैदल ही निकल जाती है। वह गलियों से होते हुए शॉर्टकट लेकर कॉलेज के लिए जा रही थी, क्योंकि अगर वह सड़क से जाएगी तो उसे एक लंबा एरिया पार करना पड़ेगा, जिस वजह से उसे देर हो सकती थी। वही जैसे ही वह उस शॉप से बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आता था। इस वजह से वह थोड़ा हैरान होती है कि उसके पीछे वाला व्यक्ति कितना ज्यादा चतुर है। वह उसके देखने से पहले ही गायब हो जाता था, पर अमायरा भी कम नहीं थी। उसका सिक्स सेंस उसे बता रहा था कि उसके पीछे जरूर बहुत ही चतुर व्यक्ति लगा हुआ है, जो इतना ज्यादा चालाक है कि वह बिल्कुल भी उसे एहसास नहीं होने दे रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पर अमायरा इस बात को बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे पिछले कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और आज जब वह इस सुनसान गलियों से जा रही है तो वह बिल्कुल भी इसे छोड़ने वाली नहीं थी। यही सब सोचते हुए अब वह बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। वह अलर्ट थी कि अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो वह तुरंत ही जवाब में कार्रवाई करेगी, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो वह समझ जाती है कि जो भी इंसान उसके पीछे लगा हुआ है वह जरूर किसी का सिपाही होगा। वह सिर्फ उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा होगा। उसे नुकसान पहुंचाना अभी उसका इरादा नहीं होगा, वरना इन सुनसान गलियों में वह उसे आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकता था। यही सब सोचते हुए वह अब अपनी रफ्तार और तेज कर देती है, क्योंकि उसे पता था वह जितनी तेज यहाँ से जाएगी कि वह आदमी भी उसके पीछे उतनी ही तेजी से आएगा, और इस चक्कर में वह उसे आसानी से पकड़ सकती है। इसलिए वह अपनी रफ्तार तेज कर देती है और फिर थोड़ी ही देर में वह दौड़ना शुरू कर देती है, और फिर इसी तरह वह उन्हीं गलियों में घूमने लगती है, कहीं इस साइड तो कहीं उस साइड। वहीं वह व्यक्ति भी परेशान हो चुका था। वह भी अब उसे उसी तरह दौड़ते हुए फॉलो करने लगता है। अमरा ने अब उसकी हल्की सी झलक देख ली थी। उसके होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि उसका शक सही था।
उसका पीछा कोई कर रहा था। अब वह उसे इतनी आसानी से तो जाने देने वाली नहीं थी। अमायरा उसे अपने पीछे आते हुए देख लेती है। अब वह समझ जाती है कि अब पकड़ने का सही टाइम आ गया है। इसलिए वह और भी तेजी से आगे बढ़ती है और तुरंत जाकर एक गली में मुड़ जाती है। लेकिन वह अब आगे नहीं जाती। वह वही दीवार से चिपक कर छिप जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ देर में वह यहाँ से आने वाला है। उसे पकड़ने का यही सही टाइम था। वही उसके पीछा करने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की उसके लिए कैसा ट्रिक खेल रही है। कुछ देर बाद वह भी उसी ओर तेजी से आगे बढ़ता है। वह इस वक्त काफी ज्यादा तेज चल रहा था क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यह लड़की उसकी नजरों से दूर हो और गली में वह किस ओर मुड़ेगी ये भी उसे नहीं पता था। इसलिए उसे जल्दी ही आगे बढ़कर देखना था कि वह लड़की किस ओर मुड़ने वाली है। इस वजह से वह बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता है कि कहीं वह वहां छिपी ना हो। वह तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उस गली से होकर आगे बढ़ने वाला था कि एक जोरदार किक उसके पैरों पर जाकर लगता है और वह लड़खड़ा कर 10 कदम दूर जाकर गिरता है। अमायरा ने इतनी तेज किक मारा था जिस वजह से उसके पैरों में तेज दर्द उठता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा और लापरवाह हो गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह अमायरा के हाथों पकड़ा गया। वही अमायरा फुर्ती दिखाते हुए तेजी से उसकी ओर लपकती है और एक ही पल में वह उसके पैरों के नीचे था। अमायरा ने तेजी से उसके पैरों पर अपने जूते दबा रखे थे, जिस वजह से उसे तेज दर्द हो रहा था। अमायरा ने ज्यादा ताकत तो नहीं लगाया था, फिर भी उसने इतना जोर जरूर दिया था कि जिससे वह चाहकर भी उसे धक्का देकर खड़ा ना हो सके। वही उस व्यक्ति को जहां पहले ही अमायरा की वजह से तेज चोट लग गया था, अब उसके इस तरह से उसे पैर पर खड़ा होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वह चिल्लाते हुए बोलता है, पागल लड़की, यह क्या कर रही है? मेरे पैरों को छोड़ो वरना ये टूट जाएगा और मेरी अब यह उम्र नहीं है कि मेरी हड्डियां इतनी आसानी से जुड़ सके। उसकी बातों को सुनकर अमायरा गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें इतना ही डर था तो फिर तुम इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगा था कि अगर तुम मेरे हाथों लगोगी तो फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी? उसकी बातों को सुनकर उस व्यक्ति को अमायरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह तो बस उसका पीछा कर रहा था, वह उसे कहाँ नुकसान पहुंचा रहा था, पर उसे कौन समझाए? ऐसे किसी का पीछा करना भी तो एक जुर्म ही है। वही वह गुस्से में बोलता है कि देखो लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, तुम मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसके पैरों को फ्री कर देती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह यहाँ से उसके हाथों से भाग नहीं सकता है। अमायरा कोई कमजोर लड़की नहीं थी जिसके चंगुल से निकलकर वह यहाँ से आसानी से जा सकता हो। वही जैसे ही अमायरा उसके पैरों को छोड़ती है, वह करहाते हुए अपने पैर पकड़कर बैठ जाता है। वह अमायरा की ओर गुस्से से देखते हुए बोलता है, पागल लड़की, तुमने ये क्या किया? तुमने तो आज मेरी टांगे ही तोड़ दी। वही अमायरा उसकी ओर अपनी तीखी नजरों से देखती है, जैसे देखने से वह उसे अंदर से स्कैन कर रही हो। वही अमायरा की नजरों को देखकर वह आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। इस समय उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, पर अमायरा साफ समझ सकती थी कि यह वही व्यक्ति है जो उस दिन उसकी गाड़ी के आगे आया था। वह व्यक्ति क्यों उसे इस तरह स्टॉक कर रहा है? उसका क्या कारण हो सकता है? आखिर में वह उसका पीछा इस तरह से क्यों कर रहा है? अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि यह पागल इंसान उसके पीछे इस तरह से क्यों लगा हुआ है। वह उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी वह लगातार इस तरह से उसका पीछा कर रहा है। अमायरा को इस बात का अच्छे से एहसास था कि वह जब भी घर से बाहर निकलती है
तो यह उसका पीछा करता है। पर ऐसा क्यों करता है? आज अमायरा को ये बात जाननी थी। वह उसे बोलती है कि खड़े हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो उस व्यक्ति को अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसके सामने कोई और ही खड़ा हो। एक पल के लिए किसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाता है। उसे ध्यान आता है कि इस लड़की का चेहरा कुछ कुछ उसके दोस्त से मिलता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह अपनी सोच को झटकता है और अमायरा के सामने खड़ा हो जाता है। वही अमायरा उसे बोलती है कि तुम इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वही वह आदमी थोड़ा सा अपनी लड़खड़ाती जबान में बोलता है कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? माँ मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अब बिल्कुल देर नहीं करती है। वह जोरदार से एक पंच उसके पेट पर मार देती है। वही उसका पंच इतना तेज था कि उस व्यक्ति को अपने पेट में तेज दर्द उठता है। वह जोर से कराहते हुए कहता है, लड़की तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जान लेकर तुम्हें कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तब अमायरा उसके हाथों को पकड़कर जोर से मरोड़ देती है, जिस वजह से वह दूसरी ओर घूम जाता है। फिर अमायरा उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है तो तुम इस तरह लगातार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस दिन भी तुम मेरी गाड़ी के सामने आए और उस दिन भी तुम मेरा पीछा कर रहे थे जब मैं वह स्टोन लेकर जा रही थी। इस तरह से तुम लगातार मेरे पीछे पड़े हो। इसलिए साफ साफ बताओ कि तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम्हारा इरादा क्या है? उसकी बातों को सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। क्या ये लड़की उसे ऑब्जर्व कर रही थी? तो फिर वह इतनी शांत क्यों थी? उसने उसे उसी दिन क्यों नहीं पकड़ा? बहुत सारे सवाल उसके मन में चलने लगते हैं। लेकिन तभी अमायरा की आवाज आती है कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही देना, वरना आज मैं तुम्हारी हाथ पैर यही तोड़ डालूंगी। और फिर तुम मुझसे बिल्कुल यह उम्मीद नहीं करना कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह से रहम दिखाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए उस व्यक्ति को डर लगने लगता है। यह पागल व्यक्ति, यह पागल लड़की जब से उसे मिली है तब से ही मारे जा रही है। क्या भरोसा इस लड़की का जो बोल रही है वह सच कर देगी? तो उसका क्या होगा? वह घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कौन हो। वही अमायरा उसे घूरकर देखती है और बोलती है, और भला तुम ये जानकर क्या करोगे कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारे इस जानने के पीछे ऐसी कौन सी राज है जो तुम मुझे जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, और मेरे बारे में जानकर तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? उसकी बातों को सुनकर वह व्यक्ति उसे सफाई देते हुए बोलता है, अरे मेरा कोई गंदा इरादा नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें उन स्टोन को परखते हुए देखा था। इस वजह से मुझे अंदाजा लग गया था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हो, जिस वजह से बस मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, और कोई बात नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद थे? क्योंकि उस वक्त अमायरा ने इस व्यक्ति को वहां नहीं देखा था, क्योंकि वह एक कोने में बैठा था जहां थोड़ा अंधेरा था, जिस वजह से अमायरा ने वहां ध्यान नहीं दिया था, और पहली बार जाने की वजह से वहां सारे चेहरे उसके लिए अनजान थे। इस वजह से और अमायरा ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब कभी ये व्यक्ति उसे दोबारा किसी जगह पे मिल जाए तो वह जरूर इस बात पर ध्यान दे सकती थी। वही अमायरा की बात को सुनकर वह व्यक्ति बोलता है कि अरे बस मेरे दिल में उत्सुकता थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर में कौन ऐसा शख्स है जो पत्थरों के आर पार भी झांक कर देख सकता है।
जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम उन पत्थरों के आर पार झांक कर देख सकती हो, क्योंकि जिस तरह से तुमने उन स्टोन का सिलेक्शन किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी कभी उन स्टोन का सिलेक्शन किया करता था, और मैं पहली ही नज़र में देखकर बता सकता था कि उन स्टोन के अंदर बड़े डायमंड छिपे हुए हैं। तब अमरा उसके ऊपर डाउट करते हुए कहती है, अच्छा, जब तुम इतना ही जानते थे तो फिर तुमने उस स्टोन को खरीदा क्यों नहीं? तो वह हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं परख सकता हूँ, पर मैं उन्हें खरीद नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे खरीदा तो मेरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। बहुत से लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। आखिर में लोग इसे क्यों पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? अब अमायरा को उसके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगती है। कहाँ अभी तक वह व्यक्ति अमायरा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन अब अमायरा खुद उसके बारे में जानना चाहती है। तो वह बोलती है कि तुम अपना मास्क उतारो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वही वह व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है और थोड़ा सा कुचाते हुए अपने चेहरे को छिपाते हुए बोलता है कि मैंने कौन सा मास्क लगाया है? मैंने कोई मास्क नहीं लगाया है, या मेरा रियल चेहरा है। तभी अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, वह तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं साफ देख सकती हूँ कि उस दिन भी तुमने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, और आज भी तुम्हारे चेहरे पर एक दूसरा ही नकाब है। तुम इसे बेवकूफ बनाने चले हो। मैं साफ साफ पहचान सकती हूँ कि उस दिन भी तुम अपने रियल फेस में नहीं थे, और आज भी यह चेहरा जो सामने दिख रहा है वह तुम्हारा अपना चेहरा नहीं है। वरना अगर तुम्हारा अपना चेहरा होता तो तुम्हें इस तरह मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हारे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, तो जहां तक मेरा अंदाजा है तुम इस तरह ओपन में अपने उस रियल आइडेंटिटी के साथ तो नहीं घूम सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है वह तुम्हारा रियल फेस नहीं है। इसलिए तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वही वह उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ। तब मायरा बोलती है कि क्यों, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, और जब अब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ तो तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती हूँ, और अगर जानती होती और तुम मेरे कोई राइवल होते तो अब तक तुम मेरे सामने जिंदा ना खड़े होते। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। अमायरा की बातों से उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वैसे भी इस लड़की के आसपास से एक खतरनाक औरत निकल रहा था। इस वक्त अमरा सच में बहुत ज्यादा गंभीर थी। वह आखिर में इसके बारे में ये सब कुछ सच सच जानना चाहती थी, कि वह बिल्कुल भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकती थी जो कल उसके लिए उसके जान के दुश्मन बन जाए। एक बार उसने ये गलती किया है और उसके अपनों से ही उसने धोखा पाया है। इस बार वह ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली थी। आज चाहे जो भी करना पड़े, पर वह इस व्यक्ति का रियल चेहरा तो देखकर ही मानेगी। वह उसे इस तरह से नहीं जाने देगी। वही वह व्यक्ति जो और कोई नहीं गर्भित था। वह थोड़ा डरते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ। पता नहीं तुम कौन हो और फिर तुम मेरे साथ क्या करो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम इतने बड़े होकर एक बच्ची से डरते हो? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? उसकी बातों को सुनकर वह मुंह बनाते हुए कहता है कि उसके सामने कोई बच्ची नहीं खड़ी है। वह साफ साफ महसूस कर सकता है कि तुम एक खतरनाक लड़की हो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण सी लड़की ना होकर कोई डेविल उसके सामने कई गहरे रहस्य को अपने अंदर भरे हुए मुस्कुरा रही है।
वो उसकी ऐसी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए उस व्यक्ति को भी अमायरा से डर लगने लगता है। गर्भित उसे बोलता है कि देखो लड़की, मेरे साथ कुछ गलत करने की मत सोचो, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। वही मारा बोलती है कि हाँ, वह तो दिख रहा है कि तुम कितने सीधे साधे इंसान हो। उसके ताने को सुनकर गर्भित स्पीचलेस हो जाता है, पर वह इस लड़की को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए वह सोचता है कि अब उसे मौका देखकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर उसे नहीं पता था, उसके सामने कोई आम लड़की नहीं खड़ी है, वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। गर्भित तुरंत ही वहां से अमायरा को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। वह जैसे ही 2 कदम आगे जाता है, अमायरा तुरंत से एक ही छलांग में उसे बहुत ही तेजी के साथ पकड़ लेती है और बोलती है कि भूलकर भी नहीं, तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि तुमने ही तो अभी अभी कहा है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं आम लड़की नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इसलिए आराम से तुम खुद अपना चेहरा मुझे दिखाओ, वरना मुझे अच्छे से आता है अपना काम निकलवाना। उसकी बातों को सुनकर गर्भवित, जिसके हाथों को अमारा ने पकड़ रखा था, वह तेजी से उसे छुड़ाने लगता है और भागने की कोशिश करने लगता है। पर दूसरे ही पल अमारा घुमाकर उसके गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में, और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए गवाही दे सके, इसलिए शांति से अपना चेहरा निकालो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। उसकी धमकी को सुनकर गर्भित उसे हल्के में नहीं ले सकता था, इसलिए वह अब मजबूरी बस अपने चेहरे से मास्क हटाने लगता है। धीरे धीरे कर जैसे जैसे उसका मास्क हट रहा था, उसका गोरा साफ सुथरा चेहरा अमायरा के सामने आ रहा था। गर्भित देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। जैसे ही अमायरा गर्भित को देखती है, एक पल के लिए उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही चेहरा था जिसने पिछले जन्म में उसकी काफी मदद की थी। वह गर्भित को तुरंत ही पहचान जाती है। वह जान जाती है कि यह और कोई नहीं, ये गर्भित है। वह उसे कैसे नहीं पहचान सकती थी। उसके बुरे वक्त में उसकी आंटी की और उसकी मदद इस व्यक्ति ने की थी। कई बार उसने इसकी हेल्प की थी, यहाँ तक कि लास्ट में भागने में भी और इन दोनों को छुपाने में भी इस व्यक्ति ने उनकी मदद की थी। अमारा को अच्छे से पता था कि गर्भित उसकी आंटी से प्यार करता था, क्योंकि जिस तरह से वह उनकी केयर करता था, उसकी आंखों में प्यार साफ साफ झलकता था। वहीं उसकी आंटी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से इन दोनों की जिंदगी दर्द भरी गुजरती है और ये दोनों लास्ट में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और अंत में गर्भित कहाँ गायब हो जाता है। अमायरा को भी इस बारे में नहीं पता था। उसी के बाद से तो इन लोगों की परिस्थिति खराब हो जाती है और फिर वह लोग कुछ दिनों बाद अपने दुश्मनों के हाथ लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो आपको स्टोरी में पता ही था। वही गर्भित के सामने एक अनजाना चेहरा था। वह बिल्कुल भी अमायरा को नहीं पहचानता था। तभी अमायरा अपने हाथों की पकड़ उस पर ढीली कर देती है। वह उसे छोड़ देती है। वही गर्भित आश्चर्य से अमायरा को देखने लगता है। इस समय अमायरा के चेहरे को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो लड़की उसके सामने थी या वही थी। इस समय अमायरा का चेहरा बहुत ही शांत था। वह बोलती है कि आप कहाँ जा रहे थे और इस वक्त कहाँ रहते हैं। तो वह बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं। वह अमायरा बोलती है कि देखिए अंकल, आप मुझसे डरिए मत। शायद आपको नहीं पता है, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। अमायरा को ये भी पता था कि यह शख्स कौन है और इसके साथ क्या घटा था।
क्योंकि जिस वक्त मायरा और उसकी आंटी इसके साथ थी उस वक्त में इसने उन लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिससे मायरा जान जाती है कि इसे डायमंड की परख करना बहुत अच्छे से आता है। मायरा को ऐसे लोगों की ही तो जरूरत थी और वैसे भी इन्होंने उसकी बहुत मदद की थी। अब उसकी बारी है। वो उससे बोलती है कि देखिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और आगे आपको पता भी चल जाएगा कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। इसलिए आप बताएं कि आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। तो वह थोड़ा सा संकोच करते हुए बोलता है कि इस वक्त मैं छिप छिप कर अपना गुजारा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत से लोग लगे हैं। कब कौन मुझे पकड़ ले जाए और अपनी कैद में रख दे, मुझे भी कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता हूँ। यह मेरी मजबूरी है। मेरे पास कोई इनकम का जरिया नहीं है। इस वजह से बहुत मुश्किल से मैं अपना गुजर बसर कर पाता हूँ। मैं खुलकर किसी के सामने भी नहीं आ सकता हूँ, जिस वजह से मैं कोई पैसे कमाने का जरिया ढूंढ सकूं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बहुत दुख होता है। उसके अंकल इस समय सच में बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं, जहां उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है। अमायरा तुरंत उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं अंकल, आज के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप हमारे साथ रहिएगा। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए गर्भित की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था। उसने कल ही देखा था कि अमायरा के साथ उसकी लव, उसका पहला प्यार, उसकी जिंदगी थी। वो यह मौका नहीं छोड़ सकता था, पर वह इस तरह अमायरा की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर अमायरा की जिंदगी खतरे में पड़ी तो उसके प्यार पर भी आन जाएगा। उसे नहीं पता था कि अमायरा का उसके साथ क्या रिश्ता है, पर वह ऐसे अनजान भी तो बनकर नहीं रह सकता है। वह तुरंत अमायरा को मना करता है और बोलता है, नहीं छोटी बच्ची, मैं तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दे सकता हूँ। मुझे रखने का मतलब है तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। अमायरा उन्हें तसल्ली देते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत ज्यादा छिपा कर रखूंगी, जिस वजह से कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल भी अमायरा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी वजह से इस नन्ही सी लड़की की जान जोखिम में नहीं डाल सकता है, क्योंकि वह लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वह उसे हासिल करने के लिए एक पल के लिए भी अमायरा को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं अगर कहीं अमायरा की भी असलियत उनके सामने आ गई कि यह भी उसी की तरह एक पारखी नजर रखती है, तो वह भी इसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर इसे कैद कर लेंगी। इसकी जिंदगी भी नर्क की तरह हो जाएगी। ये सब सोचकर उसका दिल कांप जाता है और वह तुरंत ही अमायरा को मना करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगता है। अमायरा समझ जाती है कि यह व्यक्ति उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता और किसी तरह की परेशानी नहीं लाना चाहता है, तो वह उन्हें तुरंत रोकती है और अपने पास से एक कार्ड निकालकर उन्हें देती है और बोलती है कि अंकल ये लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। वहीं वह कार्ड देखकर वह व्यक्ति आश्चर्य से अमरा की ओर देखने लगता है, क्योंकि यह एक बैंक का कार्ड था जिसमें अमरा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। उसे पता था कि इस वक्त गर्भावित को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पता नहीं उसके पास खाने के भी पैसे होंगे कि नहीं होंगे। इस वजह से अमायरा उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वहीं ऐसे किसी अजनबी को अपना बैंक कार्ड देते हुए गर्भित की आंखों में आश्चर्य था। वह इस लड़की को अभी अभी ही तो देखा है और वह कैसे से उसे दे सकती है। वह आश्चर्य से अमायरा की ओर देखते हुए बोलता है कि छोटी बच्ची, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ भी पता है? तुम मुझे ये कार्ड दे रही हो या बैंक का कार्ड है ना? इसमें कितने पैसे हैं और तुम मुझे इसे क्यों देना चाहती हो? तुम क्या मुझे जानती हो?
वही अमायरा बोलती है कि डोंट वरी, आप इस सब के बारे में मत सोचिए। आपको तो पता है पैसे कमाना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। मैं फिर से ऐसे पैसे कमा सकती हूँ। आपने तो उस दिन देखा था कि मैंने कितने सारे पैसे कमाए थे। वही उसकी बातों को सुनकर वह उस व्यक्ति को भी लगता है कि हाँ, इस बच्ची के लिए पैसे कमाना तो आसान है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम किया था। तो वह तुरंत उसे मना करते हुए कहता है, नहीं बच्ची, तुम आज के बाद प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी और तुम इस तरह से ऐसी गंदी जगहों पर अपनी जान जोखिम डालकर नहीं जाओगी। तुम बस उन्हीं ऑप्शन में जाओगी जो चैरिटी के लिए होते हैं और खुलेआम पब्लिक के सामने रहते हैं। ऐसे छुपे हुए ऑप्शन में जाना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम ऐसी जगह पर नहीं जाओगी। उस दिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगर उन लोगों को तुम पर एक पल के लिए भी शक होता तो वह तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेते। फिर तुम्हारे साथ क्या होता ये तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। वही अमायरा बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरी तरह से तैयार थी और मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड भी थे जो मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर कुछ भी ऐसा होता तो वह उन पर तुरंत ही अटैक कर देते। वही उसकी बातों को सुनकर वह आश्चर्य से देखने लगता है। क्या इस लड़की के पास इस तरह से बॉडीगार्ड हैं? तो उसे लगता है कि यह मजाक कर रही है, सिर्फ उसे दिलासा दे रही है। तो मुस्कुराने लगता है और बोलता है, छोटी लड़की, तुम मुझे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती हो। तो मेहरा मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं सच बोल रही हूँ तो क्या तुम ये पैसे ले लोगे? तो वह हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि तुम मुझसे सच बोल रही हो और तुम एक अमीर व्यक्ति हो तो मैं जरूर तुमसे ये पैसे ले लूंगा, तब मुझे तुमसे ये पैसे लेने में कोई ऐतराज नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा तुरंत ही अपने हाथ में पहने घड़ी का बटन दबाती है, जिससे बस पलक झपकते ही बहुत सारे गार्ड वहां आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो गर्भित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह गार्ड देखने में इतने लंबे चौड़े थे, जिससे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह इंडियन नहीं थे। वहीं उनके चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था, जिस वजह से वह उनका चेहरा तो नहीं पहचान सकता था, लेकिन इतना जरूर देख सकता था। कुछ हद से ज्यादा काले थे तो कुछ हद से ज्यादा गोरे थे। वह साफ समझ सकता था कि यह सारे विदेशी हैं। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सामने दिखने वाली यह नॉर्मल सी लड़की कितने हाई लेवल के गार्डों का टीम रखती होगी। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की, जिसे देखकर उसे एहसास हो रहा था कि यह कोई आम लड़की नहीं है, तो सच में यह कोई आम लड़की नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है और वह इस तरह छिपकर रह रही है क्योंकि इतने दिनों से उसने ऑब्जर्व किया था कि अमायरा अकेले ही रहती थी, अकेले ही आती जाती थी और कई बार तो वह पैदल ही सफर करती थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ था कि वह इतनी अमीर होगी और उसके कुछ हिडन गार्ड उसके सिक्योरिटी के देखरेख करते होंगे। लेकिन अब सारा सच उसके सामने था। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, छोटी बच्ची, सच में तुम बहुत कमाल हो। वही अमायरा दूसरे ही पल उन लोगों को वहां से जाने का इशारा करती है। वह गार्ड तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। तब अमायरा बोलती है, देखो मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, ये कार्ड रखो तुम, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम पर्याप्त रूप से अपना खाना पीना और अपना किराया दे सकते हो, और इससे कुछ अच्छे कपड़े भी ले लेना, और तुम्हें अगर पैसों की जरूरत पड़े तो वह एक दूसरा कार्ड निकालती है और कहती है, यह मेरा कांटेक्ट नंबर है, जब भी तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और हाँ, तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगी। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है कि मेरे पास कोई फोन नहीं है, इसलिए तुम टेंशन ना लो,
मैं खुद ही तुमसे मिल लूंगा। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट हो जाती है। आ जाती है तो वह बोलती है कि ओके ठीक है, तुम अपना काम करो। तो इतना बोलकर वह वहां से तुरंत ही निकल जाती है क्योंकि उसे कॉलेज जाने में बहुत लेट हो रहा था। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे परेशानियों के बाद अब एक नई परेशानी कॉलेज में उसका इंतजार कर रही है। आगे कॉलेज में क्या होने वाला है और उसे किन परेशानियों का सामना करने वाला है, कौन सी आफत अब अमायरा के गले लगने वाली है, जानने के लिए दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।